हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अक्षता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1, जो कि स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। ये TY BCom के अंदर सेमेस्टर 5 के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट है। लेकिन अगर आप स्कूल में हो और ये स्टोरी आपके स्कूल के इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, बिकॉज एक्सप्लेनेशन जो है वो सेम रहने वाली है। तो हम इस वीडियो के अंदर यूनिट 1, जो कि है द हैप्पी प्रिंस स्टोरी, वो डिस्कस करेंगे। ऑथर के बारे में देखेंगे, उसके बाद कैरेक्टर्स एंड लास्टली हम स्टोरी की समरी और कंक्लूजन देखने वाले हैं। यूनिट 1 द हैप्पी प्रिंस किसने लिखा है? ये तो ऑस्कर वाइल्डली ने। बहुत ही फेमस ऑथर रह चुके हैं ये। थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह दिख जाए सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स। ये हमने यहाँ पे ऑथर की ये फोटो है ऑस्कर वाइल्डी की। ऑस्कर वाइल्डी का जो है वो जन्म हुआ था 1854 के अंदर, 16 अक्टूबर 1854 में, और उनकी डेथ हुई थी 1900 में। वो एक इरिश पोएट थे, यानी उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? आयरलैंड में। प्ले राइट रह चुके हैं वो प्लेस भी लिखते थे, पोएट्स भी लिखते थे और नॉवेलिस्ट। बॉर्न इन ड्यूब्लिन यानी आयरलैंड में। ही वॉज द सन ऑफ सर विलियम वाइल्डी, ए रिनाउंड इरिश सर्जन। यानी ऑस्कर वाइल्डी के फादर का नाम क्या था? सर विलियम वाइल्डी, और वो एक इरिश सर्जन थे, यानी एक डॉक्टर थे वो। And Jane Francisca LJ, a well-known writer and literary hostess who wrote under the pen name Speranza। यानी ऑस्कर वाइल्डी की मदर का नाम क्या था? जैन फ्रांसिस्का एलजे। और वो जो थी वो भी एक टाइप की राइटर ही थी। वो क्या करती थी? वो अलग अलग राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, उनको इकट्ठा करके मीटिंग्स भी करा करती थी वो। और उनका पेन नेम यानी राइटिंग के समय वो कौन सा नेम यूज करती थी? तो सेप्रेंजा। ऑस्कर वाइल्डी वॉज ए ब्रिलियंट स्कॉलर। वाइल्डी स्टडी एट ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ ड्यूब्लिन। उन्होंने पढ़ाई कहाँ करी थी ऑस्कर वाइल्डी ने? तो ट्रिनिटी कॉलेज ड्यूब्लिन में जो रह चुके हैं वहाँ पे। और उनकी फर्दर स्टडीज के लिए वो कहाँ गए थे? मैगडलन कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड, वेर ही वॉन न्यू डिगेट प्राइज इन 1878 फॉर हिज पोम रेविना। यानी उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी। कहाँ पे? तो जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तब उन्होंने एक पोएम लिखी थी। इसके लिए उनको 1878 के अंदर न्यू डिगेट प्राइज करके एक चीज़ होती थी, वो भी उनको मिली थी। His flamboyant aesthetism and devotion to the ideal of art for art's sake brought him both fame and criticism। अब flamboyant का मतलब क्या होता है? तो वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फ्लेमबॉयंट यानी ऑस्कर वाइल्डी हैड ए वेरी बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड शोई पर्सनालिटी। ऑस्कर वाइल्डी की पर्सनालिटी बोथ कपड़े यानी ड्रेसिंग सेंस में और उनके आइडियाज में जो कि वो एक्सप्रेस करते थे, दोनों में वो बहुत ही ज़्यादा शोई पर्सनालिटी के थे। और जो भी उनके दिमाग में आता था वो सब कुछ वो अपने ड्रेसिंग सेंस में भी दिखाते थे और अपने राइटिंग्स में भी। और इसी की वजह से उनके बहुत ही ज़्यादा फैंस भी रह चुके हैं और बहुत से लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते थे। ऑस्कर वाइल्डी की अब यहाँ पे कुछ फेमस वर्क दिखाई गई हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनकी बहुत फेमस हुई थी। वो हो सकता है कोई प्ले हो, कोई स्टोरी हो। तो मैंने सारी चीज़ों की लिस्ट जो भी उनके फेमस वर्क रह चुके हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। जैसे कि द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स 1888, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये बहुत फेमस है। सेकेंड वाला भी, Lady Windermere's Fan, a woman of no importance, an ideal husband, the importance of being earnest। ये सारे के सारे जो हैं इनके फेमस वर्क रह चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। 1895 के अंदर वाइल्डी यानी ऑस्कर वाइल्डी की लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक टर्न उसने ले लिया था। क्या हुआ था? तो वो जो थे वो रिलेशनशिप में थे, ऐसा बोला जाता है, विद लॉर्ड अल्फ्रेड डगलस, लीड टू कन्फ्लिक्ट विद डगलस फादर। अब होता क्या है यहाँ पे, पहले के ज़माने में सेम जेंडर के साथ रिलेशनशिप होना एक क्राइम माना जाता था। और इसी की वजह से ऑस्कर वाइल्डी और लॉर्ड अल्फ्रेड डगलस करके जो एक इंसान था, इन दोनों की जो थी वो रिलेशनशिप थी, ऐसा बोला गया है। तो सेम जेंडर से रिलेशनशिप होने के कारण डगलस यानी लॉर्ड अल्फ्रेड डगलस के जो फादर थे उन्होंने
कोर्ट केस इन पे किया था। किस पे किया था? तो ऑस्कर वाइल्डी हमारे राइटर पे, और इसी के कारण इनको 2 साल जो है ऑफ हार्ड लेबर यानी जेल में बिताना पड़ा था। ठीक है, ये जो है ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ऑस्कर वाइल्डी जो थे वो जेल भी गए थे। क्यों? बिकॉज ही वॉज इन रिलेशनशिप विथ सेम जेंडर, और उनका नाम क्या था? तो लॉर्ड अल्फ्रेड डगलस। लीड टू कॉन्फ्लिक्ट विद डगलस फादर द मार्क्विस ऑफ क्वींसबेरी, यानी इनके फादर जो थे उनकी पोजीशन, उनके पास जो था उनकी पोजीशन बहुत हाई थी जहाँ पे वो रहते थे, और इसके कारण उनके पास ये राइट था, एक हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ऑस्कर वाइल्डी को जो है वो जेल भिजवा दिया था। During his imprisonment, Wiley wrote De Profundis, a long letter of reflection. उनके प्रिजन के दौरान, उनके जेल जब भी वो जेल में थे उस टाइम के दौरान ऑस्कर वाइल्डी ने एक लॉन्ग लेटर लिखा था, डी प्रोफोंडिस, एंड री अप्रोच टू लॉर्ड अल्फ्रेड। आफ्टर हिज रिलीज इन 1897, जब वो जेल से रिहा हो गए थे 1897 के अंदर, जेल में कब गए थे वो? तो 1895 में, और 2 साल अगर हम गिनते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 2 years ऑफ हार्ड लेबर, तो 2 साल के बाद जैसे ही उनको जेल से रिहा मिली तो वो कहाँ चले गए? वो फ्रांस चले गए, और उन्होंने अपना नाम बदल दिया। यानी उन्होंने अगर कोई चीज़ वो पब्लिश करते थे, कोई भी राइटिंग्स या कोई पोएट, तो उन्होंने नाम बदल के अब जो है वो पब्लिश करना शुरू करा था। कौन सा नाम अब वो चूज करते थे? तो सेबेस्टियन मेलमोथ, पब्लिशिंग द बैलेड ऑफ रीडिंग ह्योल। और उन्होंने क्या पब्लिश करा था? एक और उन्होंने अपनी राइटिंग पब्लिश करी थी, द बैलेड ऑफ रीडिंग ह्योल, 1898 के अंदर। ही डाइड इन पेरिस ऑन 30 नवंबर 1900। और इसके अंदर इन्होंने अपने जेल के दौरान जो भी इन्होंने चीज़ देखी, जो भी इन्होंने सहा, या फिर पेन, जो भी रिफ्लेक्शन इनकी थी, सारी चीज़ें इन्होंने इस राइटिंग में लिख के पब्लिश करी थी। अब ये थी हमारे ऑथर के बारे में पूरी डिटेल, जिसका नाम था ऑस्कर वाइल्डी। अब हम देखते हैं कौन कौन से मेनली कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के अंदर, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, द हैप्पी प्रिंस ये हमारे फर्स्ट कैरेक्टर हैं, जिसके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी जो बेस्ड है। A gilded statue adorned with gold leaves, sapphire eyes, and a ruby on his sword hilt. When alive, he never knew sorrow, but as a statue, he sees the misery of his people and gives away all he has to help them. यानी हैप्पी प्रिंस जो है वो एक टाइप का स्टैचू है, वो जिंदा नहीं है, एक स्टैचू है एक हैप्पी प्रिंस का, जो कि पूरा का पूरा गोल्ड लीव से बना हुआ है। उसकी आंखें जो हैं, हैप्पी प्रिंस जो स्टैचू है उसकी जो आंखें हैं वो सेफायर से बनी हुई है, यानी एक टाइप का हम कह सकते हैं स्टोन, जो कि बहुत ही रेयरली पाया जाता है। एंड इसकी जो स्वॉर्ड है यानी तलवार जो है, उसके अंदर हिल्ट यानी वो एरिया जहाँ से हम तलवार को पकड़ते हैं, वहाँ एक रूबी लगा हुआ है। When alive, जब ये प्रिंस जो है वो जिंदा था, तब इसको इसके गांव के जितने भी लोग हैं, इसके सिटी के जितने भी लोग हैं, हम कह सकते हैं, उनकी लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि क्या चल रहा है सिटी में, क्या नहीं चल रहा है उसके किंगडम में। लेकिन जब भी उसकी डेथ हुई तब इसका स्टैचू जो है वो एक हाइट पे रखा गया था। तो ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि जब भी वो हाइट पे रखा गया था तो वो पूरे किंगडम की जो है वो दशा देख पा रहा था, सोरो, मिजरी, ये सारी चीज़ें जो है वो देख पा रहा था कि कैसे उसके किंगडम के लोग जो हैं वो दुखी हैं। अमीर जो है वो तो खुश हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो कितने दुखी हैं, वो तब उनके दुख जो है वो असली में देख पा रहा था। और इसी की वजह से जो है वो हैप्पी प्रिंस जो है वो सैड था। ये जो है वो आयरनी शो करी गई है। सेकेंड कैरेक्टर यहाँ पे है स्वॉलो। स्वॉलो जो है वो एक बर्ड का नाम है, ए माइग्रेटरी बर्ड, एक ऐसी बर्ड जो कि माइग्रेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि अब जो है वो सर्दी का समय आने लगा था और बर्ड्स को जो है वो ठंडी लगती है, ठंडी वो सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए इसके ग्रुप ने यानी स्वॉलो और इनके ग्रुप ने ये डिसाइड करा था कि वो लोग जो है वो इजिप्ट जाएंगे। क्यों? बिकॉज वहाँ का वेदर जो है वो वार्म रहेगा, गर्म वेदर है वहाँ का। इनिशियली सेल्फिश, he becomes a prince loyal messenger and sacrifice his life to stay with him. अब यहाँ पे स्वॉलो को जो है वो सेल्फिश कहा गया है। क्यों? बिकॉज ये जो है वो इजिप्ट जाने वाला था अपने ग्रुप के साथ, लेकिन फिर इसको लॉयल बोला गया है। सबसे पहले सेल्फिश और उसके बाद लॉयल। फिर लॉयल क्यों बोला गया? तो ये जो है वो इजिप्ट ना जाके यानी अपनी दोस्त जो इनका पूरा ग्रुप था दोस्त लोगों के साथ ना जाके इसने ये डिसाइड करा कि मैं
प्रिंस के साथ रहूंगा और उसकी मदद करूंगा। क्या होता है, कैसे होता है, ये हम स्टोरी में देखेंगे, ये सिर्फ मैं आपको भी आइडिया दे रही हूँ। थर्ड करेक्टर है सीमस्ट्रेस। ये एक पुअर लेडी होती है जो कि एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है क्वींस के गाउन में। और सीमस्ट्रेस यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं टेलर, या फिर एक लेडी जो कि एम्ब्रॉयडरी कर रही है पैसे कमाने के लिए। अब इस लेडी का जो सन था, इसको ऑरेंज खाने होते हैं या फिर कुछ भी खाना होता है, लेकिन इसके पास जो है इतने पैसे नहीं होते हैं। ठीक है। द यंग प्ले राइट, फोर्थ करेक्टर जो है वो यंग प्ले राइट है। स्टार्विंग कोल्ड इन हिज गैरेट, गैरेट यानी क्या, एक टाइप का हाउस जो कि इस टाइप के शेप में बना हुआ होता है। मैं फोटो डाल दूंगी जिससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले, यानी एक टाइप के वो हाउस में रह रहा था जो कि इतना कुछ खास अच्छा नहीं था, पुराने स्टाइल का हाउस था और रूफ एकदम सटी हुई थी। और ये जो है वो प्ले फिनिश करने की तैयारी में था, प्ले राइट था, यानी वो प्ले लिख रहा था, लेकिन इतनी ठंडी थी कि वो अपना प्ले जो है वो कम्प्लीटली अच्छी तरीके से नहीं लिख पा रहा था। तो फोर्थ करेक्टर हमारा यंग प्ले राइट है। फिफ्थ करेक्टर इज द मैच गर्ल। अब यहाँ पे एक छोटी लड़की दिखाई गई है, मैच गर्ल यानी कि जो माचिस जो होती है वो बेच रही थी। ए बेयर फुट गर्ल, जिसके पास चप्पल नहीं है, बेयर फुट गर्ल क्राइंग इन द कोल्ड, ठंडी में जो है वो रो रही है। क्यों रो रही थी, तो वो मैच स्टिक जो होती है वो बेच रही थी। अब मैच स्टिक वो बेच रही थी तो पूरी की पूरी मैच स्टिक जो थी वो गटर में गिर गई थी। गटर में गिरने से अब जो है वो अच्छी नहीं बची, वो पूरी खराब हो गई। तो उसको ये डर था कि उसके फादर जो है वो उसको बीट करेंगे यानी मारेंगे, इसकी वजह से। तो फिफ्थ करेक्टर है हमारी मैच गर्ल। सिक्स करेक्टर हैं हमारे मेयर और टाउन काउंसिलर, जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। उनको ऐसा होता है कि जब तक स्टैचू जो है वो अच्छा है, गोल्ड लीफ से जब तक ये स्टैचू जो है वो अच्छा दिख रहा है, इसके वहाँ पे आंखों में सफ़ायर लगे हुए हैं, स्वॉर्ड में रूबी लगा हुआ है और अच्छा दिख रहा है जब तक स्टैचू, तब तक मेयर और काउंसिलर इसकी तारीफ करते हैं। और जब भी स्टैचू डल ग्रेइश पड़ जाता है, पुराना पड़ जाता है, तब इसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं वो लोग। ये सारी चीज़ें हम स्टोरी में देखेंगे। सेवेंथ करेक्टर है द एंजल एंड गॉड। अब ये दो करेक्टर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले तो नहीं कर रहे हैं, एट दी एंड ही इनका जो है वो जिक्र होता है, लेकिन इन दोनों ने जो भी वर्ड बोले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो सेवेंथ करेक्टर भी मैंने यहाँ डाल दिया है, ऑल्दो इनका इतना यहाँ पे जिक्र नहीं करा गया है, 6 और 7 दोनों का, लेकिन फिर भी ये रोल तो प्ले करते ही है स्टोरी में, तो मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, सो दीज आर द करेक्टर्स ऑफ आवर स्टोरी। अब हम जो है वो स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये हमारा हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है। High above the city stood the statue of Happy Prince, covered in fine gold with sapphire eyes. Sapphire eyes एक टाइप का स्टोन होता है sapphire, जिसकी ये प्रिंस की आंखें हैं। And a ruby on a sword, इसकी जो तलवार है इसके यहाँ पे जो है एक रूबी जड़ित है। People admire him, पूरे किंगडम के जो लोग हैं ये इस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को एडमायर करते थे बिकॉज ऑफ ब्यूटी एंड थॉट ऑफ हिम एज ए सिंबल ऑफ जॉय एंड परफेक्शन। वन नाइट, अब एक रात को क्या होता है, ए लिटिल स्वॉलो, एक छोटी चिड़िया जिसका नाम क्या है, स्वॉलो, वो जो है वो फ्लाई कर रही होती है। क्यों, तो इजिप्ट उसको जाना होता है इसके लिए। अब थोड़ी देर थक जाती है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है इस बर्ड को जिसका नाम है स्वॉलो। तो वो ये सोचती है कि इस स्टैचू के नीचे की तरफ यानी यहाँ पे मैं जो है वो रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर, इससे क्या होगा, मेरी जो थकान है वो दूर हो जाएगी और मैं सुबह उठ के वापस अपनी इजिप्ट की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करूँगी। अब होता क्या है, जब ये स्वॉलो जो है वो बर्ड रेस्ट कर रही होती है तो इसके ऊपर क्या होता है, थोड़ी सी ड्रॉपलेट गिरती है पानी जैसे किसी चीज़ की। तो वो देखती है ऊपर, उसको लगता है बारिश तो हो नहीं रही है तो मेरे पे क्या गिरा। तो जब ये ऊपर उड़ के आती है प्रिंस के सामने फेस टू फेस, तब ये देखती है कि प्रिंस की आंखों में से जो है वो पानी गिर रहा है, यानी प्रिंस जो है वो रो रहा था। अब ये असली में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये स्टोरी में यहाँ दिखाया गया है। To his surprise, drop of water fell on him from above, though the sky was clear. Looking up, he saw that Happy Prince was weeping. अब weeping का मतलब क्या होता है, crying.
यानी रो रहा था हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। अब स्वॉलो जो है वो पूछता है प्रिंस से कि क्या हुआ है। द प्रिंस टोल्ड द स्वॉलो दैट इन लाइफ ही लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सैन सूसी वेयर सोरो नेवर एंटर्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रिंस? प्रिंस जो है वो ये दिखा रहा है कि मैं जो है एक पैलेस में रहा था, पैलेस ऑफ सैन सूसी। सैन सूसी का मतलब क्या है? एक ऐसे पैलेस में जहाँ पे मुझे कोई चिंता ही नहीं थी। मैंने पूरी अपनी लाइफ जो है लग्जरी में और फ्री फ्रॉम एनी सोरो और ट्रबल, यानी मेरी लाइफ में कोई भी चिंता नहीं थी, मेरी लाइफ में कोई भी सोरो नहीं था, मिजरी नहीं थी। मैंने पूरी की पूरी अपनी लाइफ जो है वो लग्जरी में बिताई है। लेकिन जैसे ही मेरी डेथ हुई तब मुझे मालूम चला कि मेरे किंगडम में लोग कितने दुखी हैं और कितनी मुश्किलों से वो गुजर रहे हैं। तो ये सब देख के उसको अब जो है रिग्रेट होता है। वेयर सोरो नेवर एंटर्ड ही स्पेंड हिज डेज प्लेइंग एंड डांसिंग नेवर नोइंग द मिजरी आउटसाइड द पैलेस वॉल। कि प्रिंस जो था वो पूरी की पूरी लाइफ अपने किंगडम में और अपने महल में रहा था, अपने पैलेस में, तो इसने कोई भी दुख नहीं देखे थे। लेकिन डेथ के बाद जैसे इसका स्टैचू जो है वो सेंटर ऑफ किंगडम में रखा गया था और बहुत ही टॉप पे रखा गया था, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो अपने आंखों से देख पा रहा था। जितना भी दुख था इसके किंगडम में वो सारी चीजें, जो भी गरीब लोग दुख से गुजर रहे थे वो सारी चीजें। बट आफ्टर हिज डेथ व्हेन हिज स्टैचू वाज प्लेस्ड हाई अबव द सिटी he could see all the suffering of poor, his heart though made of lead, जो कि इसका हार्ट जो है लीड एक मेटल से बना हुआ था, could not stop him from feeling pity। लेकिन फिर भी इसके हार्ट में जो है इसको बुरा लगता था। किसको? तो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को। He asked the swallow to take the ruby from his sword। अब यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। यहाँ से अब हम देखेंगे जो प्रिंस जो है उसको इतनी दया आती है कि वो स्वॉलो को बोलता है कि तुम इजिप्ट मत जाओ अभी, तुम मेरी मदद कर दो और मैं जो कह रहा हूँ उन्होंने इंसान की तो मदद कर। मदद कैसे करता है स्वॉलो? तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रिंस जो है वो ये बोल रहा है कि मैं दूर एक देख पा रहा हूँ कि एक सीमस्ट्रेस है, यानी एक लेडी है, एक लेडी टेलर है जो कि क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरी कर रही है क्वींस के गाउन में, बिकॉज वहां पे जो है क्वींस को बॉल पार्टी में जाना होता है। बॉल पार्टी क्या होती है? तो पहले के ज़माने में जो पार्टी होती थी उसको हम बॉल पार्टी बोलते थे। मैं फोटोज लगा दूंगी फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो है वो अब एक प्रॉब्लम आती है कि जो लेडी सीमस्ट्रेस जो थी उसका चाइल्ड जो था वो भूखा था, उसको ऑरेंजेस खाने थे, उसको भूख लग रही थी, लेकिन सीमस्ट्रेस जो है वो बिजी थी किस चीज़ में? तो एम्ब्रॉयडरी करने में। तो वो ये बोलता है कि सीमस्ट्रेस के पास, वो लेडी के पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, तो उसको क्या करो, तो मेरी स्वॉर्ड में से जाके एक रूबी दे दो, जो कि हैप्पी प्रिंस के यहाँ ये स्वॉर्ड में तलवार के यहाँ पे एक रूबी लगा हुआ था, वो निकाल के तुम दे दो उस लेडी को, उस सीमस्ट्रेस पुअर लेडी को। whose child was ill and thirsty। वो बीमार भी था वो लेडी का लड़का, और वो थर्स्टी भी था। द स्वॉलो हेजिटेटेड। स्वॉलो जो है वो थोड़ा हिचकिचाया। क्यों? बिकॉज इसके सारे के सारे फ्रेंड जो हैं वो इजिप्ट के सफ़र में थे और ये यहाँ पे रुका हुआ था। बट बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद स्वॉलो जो है वो एग्री कर जाता है और एक और रात वहाँ पे रुकता है प्रिंस के पास। He delivered the ruby, fanned the sick boy with his wing, and returned to Prince feeling strangely warm, though it was cold। अब स्वॉलो जो है वो सारी बातें मानता है और वो प्रिंस के स्वॉर्ड में से रूबी निकालता है और उस लेडी के वहाँ पे वो दे देता है। स्वॉलो जो है थोड़ा गर्म फील कर रहा था जबकि वहाँ पे कोल्ड बहुत था। ये शो कर रहा है कि हेल्प करने से उसके भी दिल के अंदर थोड़ा अच्छा जो है वो फीलिंग जगी। द नेक्स्ट नाइट। अब नेक्स्ट नाइट क्या होता है? द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू कैरी वन सफायर आई टू ए यंग प्ले राइट इन ए गैरेट। अब अगेन प्रिंस जो है वो बोलता है स्वॉलो से कि तुम वापस इजिप्ट मत जाओ, तुम मेरी एक और मदद कर दो। अब क्या मदद करने को बोलता है? तो दूर प्रिंस जो है वो एक और चीज देख पा रहा था। एक प्ले राइट था जो कि नाटक लिखते हैं। प्ले राइट मतलब कौन होते हैं? जो कि प्ले लिखते हैं। इन ए गैरेट। गैरेट क्या होता है? स्मॉल एटिक, यानी एक ऐसा घर, एक ऐसा रूम जिसके रूफ जो है वो एकदम सटी सटी सी होती है और बहुत इतना अच्छा रूम नहीं होता, ठीक ठाक सा होता है।
अब यहाँ पे जो यंग प्लेराइट था वो बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस कर रहा था और भूखा भी था, और इसी दो कारणों की वजह से वो अपना प्ले अच्छी तरह नहीं लिख पा रहा था क्योंकि उसको इतनी ठंड लग रही थी। द स्वॉलो ओबेड, यानी स्वॉलो जो है वो हैप्पी प्रिंस की बात मानता है और क्या करता है, वो अपनी इजिप्ट की जर्नी जो है वो डिले कर देता है। क्यों डिले करता है, तो हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि तुम मेरी ये मदद कर दो इसकी वजह से। अब क्या मदद करने को बोलता है, प्रिंस बोलता है कि मेरी आंखों में से एक सफायर जो है वो तुम उसको दे के आ जाओ यंग प्लेराइट को। तो वो मान लेता है बहुत बोलने के बाद। तीसरी अब यहाँ पे बारी आती है, व्हेन ही रिटर्न द प्रिंस स्पोक ऑफ ए मैच गर्ल। अब अगेन प्रिंस बोलता है कि तुम मेरे पास रुक जाओ स्वॉलो को, तो स्वॉलो वापस रुक जाता है, लेकिन इस बार क्या होता है, एक मैच गर्ल होती है, एक छोटी लड़की होती है जिसके पास चप्पल भी नहीं होते, वो क्या बेच रही होती है, मैच स्टिक बेच रही होती है। होता क्या है, वो मैच स्टिक जो है वो गटर में गिर जाती है, गटर में गिरने के कारण अब वो बेच तो सकती नहीं है, और वो घर पे जाएगी तो उसको ये टेंशन थी कि उसके पापा उसको मारे नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी मैच स्टिक जो है वो गिर चुकी थी सारी की सारी। तो वो स्क्वायर बिलो यहाँ का मतलब क्या है, तो स्टैचू वॉज लुकिंग डाउन फ्रॉम अबव एंड सॉ ए पुअर barefoot girl selling matchstick in the city central open area। यहाँ स्क्वायर का मतलब है सेंटर ऑफ द सिटी यानी सेंटर ऑफ द किंगडम, और बिलो का मतलब है कि प्रिंस का जो स्टैचू है वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था, ठीक है। तो स्क्वायर बिलो का मतलब है प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है वो देख रहा था कि एक लड़की है जो कि स्क्वायर यानी सेंटर ऑफ द सिटी के अंदर खड़ी हुई है, जिसकी मैच स्टिक गटर में गिर चुकी थी, barefoot and crying because her matches had fallen in the gutter। The prince asked the swallow to give her his remaining eye। एक आईज जो थी वो तो प्रिंस ने दे दी थी, किसको दी थी, तो प्लेराइट को दे दी थी, ठंड के मारे वो कांप रहा था इसकी वजह से। सेकेंड आई, जो एक ही आंख उसकी जो बची थी हैप्पी प्रिंस की, वो भी अब वो बोलता है कि तुम उसमें से जो सेफायर है, आंखें तो थी नहीं, सेफायर जो था वो भी तुम दे दो मैच गर्ल को। तो इस बार स्वॉलो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, बिकॉज तुम प्रिंस हो और तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम कुछ भी देख नहीं पाओगे। लेकिन बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद स्वॉलो जो है वो ओबे करता है प्रिंस के ऑर्डर को। नाउ ब्लाइंड द हैप्पी प्रिंस डिपेंडेंट ऑन द स्वॉलो। अब स्वॉलो जो है वो ये बोलता है कि अब जो है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, और जो भी तुम बोलोगे मैं तुम्हारी एक आंख बन के रहूंगा तुम्हारे पास। जो भी प्रिंस बोलता है वो सारा कुछ जो है वो स्वॉलो ओबे करता है, बाकी भी लोगों की मदद करता है, और धीरे धीरे करके जितनी भी गोल्ड लीव्स जो थी, जितनी भी यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड लीव्स जो थी, वो सारी की सारी जो है वो खत्म हो जाती है प्रिंस की, और प्रिंस जो है पूरा डल पड़ जाता है। क्यों, बिकॉज प्रिंस जो है वो एक एक करके सारी अपनी लीव जो है वो किंगडम में बांट देता है, जिन भी पुअर इंसान को, जिन भी पुअर पीपल को जरूरत होती है उनके लिए। नाउ ब्लाइंड हैप्पी प्रिंस डिपेंडेड ऑन द स्वॉलो टू डिस्क्राइब द सिटी। The swallow saw beggars at the gate of rich, starving children in dark lands and homeless boys shivering under bridges। यानी वो ये दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रिंस ने जो है अपनी गोल्ड लीव्स, जो भी उसका पूरा का पूरा शरीर था, जितनी भी गोल्ड प्लेटेड उसके पास लीव्स थी, वो सारी कहाँ पे दे दी। तो स्वॉलो जो है वो जितने भी पुअर इंसान हैं उनकी कंडीशन दिखाता था, और वो एक एक लीव्स प्रिंस के बॉडी में से लेके जाता था और उन गरीब इंसान को दे देता था, चाहे वो भूखे बच्चे हों, चाहे वो होमलेस बॉयज हों जो कि ब्रिज के नीचे रुके हुए थे, जो कांप रहे थे, सब में उन्होंने बांट दी। The prince told him to stripe the gold from his body to give it to the poor। The swallow did so until the statue was dull and grey। अब सारा प्रिंस के पास जितनी भी चीजें थी सब कुछ चली जाती हैं, प्रिंस जो है वो बहुत डल हो जाता है, ग्रे हो जाता है। बट द पीपल हु रिसीव गोल्ड फेल्ट जॉय एंड रिलीफ। प्रिंस जो है वो तो डल हो जाता है, लेकिन जिन लोगों की उसने मदद करी थी वो लोग खुश हो जाते हैं और उनको राहत मिलती है। अब ये पिक्चर किसकी है, तो स्वॉलो की है। विंटर केम, सर्दियां आई, सर्दियां धीरे धीरे बढ़ी। जैसे कि शुरुआत में यहाँ पे बताया गया था स्टोरी में कि स्वॉलो को जो है वो इजिप्ट जाना था, क्यों, क्योंकि ये बर्ड्स जो हैं इतनी ठंडी सह नहीं पाती हैं, उनको गर्माहट चाहिए होती है। लेकिन अब तो विंटर आ गया, विंटर धीरे धीरे पड़ने लगा, स्वॉलो जो है वो वीक होने लगा। जैसे ठंड बढ़ी वैसे वैसे स्वॉलो भी वीक होने लगा। स्टिल उसने प्रिंस का हाथ नहीं छोड़ा, वो प्रिंस की आंख बना रहा। उसने प्रिंस ने जितने भी काम बोले सारे कुछ स्वॉलो ने किए। टेलिंग हिम स्टोरी ऑफ फार अवे लैंड्स।
स्वॉलो जो है वो स्टोरीज बताता था प्रिंस को, क्या हो रहा है उसके किंगडम में, क्या नहीं हो रहा, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, स्टोरीज उसको बताता रहता था. एट लास्ट, knowing he was dying, the swallow kissed the prince's lips and said goodbye. अब सोलो को जो है वो थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि अब इतना कोल्ड बढ़ रहा है, अब मैं जो है वो और नहीं जी पाऊंगा. तो वो क्या करता है, प्रिंस को किस करता है और गुड बाय बोलता है. ही फेल डेड एट द प्रिंस फीट. अब वो जो है प्रिंस के फीट पे, कहाँ पे उसकी डेथ होती है सोलो की, तो प्रिंस के यहाँ फीट पे, जहाँ वो आया था शुरुआत में, वहीं उसकी जो है वो डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर. He fell dead at the prince's feet and prince lead heart broken into two. अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बोली गई है कि प्रिंस का हार्ट जो है वो भी टूट जाता है जैसे उसको मालूम चलता है कि सोलो जो है वो अब नहीं बचा है. तो प्रिंस का जो लीड का हार्ट था, प्रिंस का हार्ट किस चीज से बना था, एक मेटल से, लीड से बना हुआ था, उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं. असलियत में तो नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ ये दर्शा रहा है कि इन दोनों का बॉन्डिंग जो थी, रिलेशनशिप जो थी, वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि प्रिंस भी जो है वो, उसका हार्ट जो है वो दो टुकड़ों में टूट गया जब उसको ये मालूम चला कि सोलो जो है वो नहीं रहा है. तब द नेक्स्ट डे, अब दूसरा दिन होता है, मेयर और काउंसिलर आते हैं उस किंगडम के. वो देखते हैं कि स्टैचू जो है बहुत ही शेबी, ओल्ड और डल सा लग रहा है, ग्रे पड़ गया है. उसके पूरे जो गोल्ड लीव्स थे, सफायर आईज थे, स्वॉर्ड में जो रूबी लगा हुआ था, कुछ दिख नहीं रहा था. और ऊपर से एक डेड बर्ड यानी सोलो जो है वो भी उसके नीचे पैरों के वहां पे पड़ा हुआ था, स्टैचू के वहां पे. तो वो लोग ये बोलते हैं कि अब स्टैचू जो है बिल्कुल यूजलेस हो गया है, अब इस स्टैचू को नीचे उतरवाना पड़ेगा, पुल डाउन करवाना पड़ेगा और मेल्ट करवा देना पड़ेगा. द गोल्ड, रूबी एंड सफायर वर गॉन बट द लीड हार्ट वुड नॉट मेल्ट. अब इन्होंने जब भी मेल्ट कराया पुतले को, तो पूरा पुतला तो मेल्ट हो गया, लेकिन प्रिंस का जो हार्ट था लीड से बना हुआ, वो मेल्ट नहीं हुआ. इट वॉज थ्रोन इन टू ए रबिश हीप वेर स्वॉलो बॉडी ले. अब काउंसिलर और मेयर जो थे वो लालची तो थे ही, सेल्फिश थे वो लोग. जब तक प्रिंस का स्टैचू अच्छा दिख रहा था तब तक उन्होंने रखा, और जब वो खराब हो गया, ग्रे पड़ गया, पुराना हो गया, तब उन्होंने फेंक दिया. हार्ट प्रिंस का जो लीड का बना हुआ था वो मेल्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या करा, उस हार्ट को लेके कचरे के ढेर में, कूड़े के ढेर में फेंक दिया, जहाँ पे सोलो की बॉडी भी थी. अब क्या होता है, एंड हो गया स्टोरी का. लेकिन यहाँ पे एक और चीज है लास्ट की, ये 2-3 लाइनें जो है वो इम्पोर्टेंट है. अब होता क्या है, यहाँ पे दिखाया है गॉड यानी भगवान जो होते हैं, उन्होंने अपने एंजल को भेजा था किंगडम में, और बोला था तुम धरती पे जाओ और तुम दो ऐसी मोस्ट प्रीशियस चीज लेके आओ. तुम अर्थ पे जाओ या धरती पे जाओ और दो मोस्ट प्रीशियस चीज लेके आओ. तो गॉड के जो एंजल थे, उन्होंने कौन सी दो चीज लेके आई, सबसे पहले वो लेके आए द हार्ट, जो कि लीड का बना हुआ था. किसका हार्ट, तो प्रिंस का हार्ट लेके आए जो कि लीड का बना हुआ था वो, और स्वॉलो को लेके आए जो कि मर गया था, यानी बर्ड को लेके आए. और बोला कि ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि मोस्ट प्रीशियस चीज है अर्थ पे से. और गॉड ने भी बोला कि तुम जो है एंजल, तुम बहुत दोनों की दोनों सही चीज लेके आए हो. अब प्रिंस और हमारा सोलो जो है वो पैराडाइज में, हेवन में जो है, वो दोनों के दोनों खुशी खुशी रहेंगे अब से. और इसी के साथ जो है वो स्टोरी एंड हो जाती है. द एंजल ब्रॉट द हार्ट एंड द बर्ड एंड गॉड वेलकम देम इनटू पैराडाइज यानी हेवन, वेयर दे वुड बी हैप्पी फॉर एवर, यानी दोनों जो है वो खुशी खुशी आराम से जिएंगे. और इसी के साथ स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है. कंक्लूजन क्या है स्टोरी का, द हैप्पी प्रिंस इज अ स्टोरी अबाउट काइंडनेस, सेक्रीफाइस और ट्रू ब्यूटी. ये स्टोरी जो है वो फोकस करती है कि कैसे प्रिंस ने जो है वो सोलो से मदद मांगी और सोलो ने जो है वो सेक्रीफाइस करा. सबसे पहले तो वो सेल्फिश था कि हाँ मुझे इजिप्ट जाना है, इजिप्ट जाना है, लेकिन फिर उसने जो है वो पूरा का पूरा जो है वो सेक्रीफाइस करा. और एंड तक उसकी लास्ट ब्रेथ तक वो जो है वो प्रिंस के साथ रहा. काइंडनेस शो करता है, सेक्रीफाइस और ट्रू ब्यूटी. द प्रिंस एंड सोलो गिव अवे एवरीथिंग दे हैव. सोलो ने अपना पूरा का पूरा हेल्प जितना वो कर सकता था उसने वो करा, और प्रिंस ने जितना उसके पास प्रीशियस थिंग्स जो थी, प्रीशियस उसके पास गोल्ड था, सफायर था, रूबी था, जितना भी दोनों के पास जो भी चीज़ें थी, उन दोनों ने अपनी पूरी शिद्दत से हेल्प करी पुअर पीपल की. दे डू नॉट थिंक ऑफ देम सेल्फ बट ओनली ऑफ दोज इन नीड यानी पुअर पीपल. द स्टोरी टेल शोज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर आर नॉट गोल्ड और ज्वेलरीज.
यहाँ पे ये दिखा रहा है स्टोरी, ये हमें सीखने को बोलती है कि ग्रेटेस्ट ट्रेजर जो होता है वो गोल्ड या फिर ज्वेलरी नहीं है, लेकिन वो लव, कंपैशन और सेल्फलेसनेस है। ठीक है, सेल्फलेसनेस यानी सेवा करना। ठीक है, तो ये हमारी थी स्टोरी, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, ये मैंने आपको पढ़ा दी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, देन यू नो व्हाट टू डू। like this video, subscribe to my channel given below and let me know in the comment section आपको मेरी explanation कैसी लगी और story से आपको क्या सीखने को मिला। With that, I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.